अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फीलिंग वेल। आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर्स जो हुए हैं आप लोग काफ़ी पसंद आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ लेक्चर्स इसके कर लिए हैं। आज का लेक्चर है हमारे पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक्स जो है, टॉपिक से भी आप समझ सकते हो कि मकसद क्या है। कि एक तो टॉर्क, आपने टॉर्क पैदा करना है। टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट हो, किसी बॉडी में आप टर्न पैदा करते हो, वो आपके पास टॉर्क होता है। स्टेयरिंग है, आप टर्न कर रहे हो। लॉक है, आप उसको घुमा रहे हो। ये क्या है? ये टॉर्क है। जब किसी भी बॉडी में हम टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, हमने टॉर्क पैदा करना है, मीन्स रोटेशन पैदा करनी है, टर्न पैदा करना है। कैसे? ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि कोई भी ऐसा कॉइल हो जिसमें करंट जा रहा हो, करंट कैरिंग कॉइल। अब यहां पर करंट जा रहा है, कॉइल कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो भी हमें समझ आ जाता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें जो है कोई करंट, कॉइल से कोई करंट पास हो रहा है तो उसमें हम टर्न पैदा करेंगे। ये तो बाय टॉपिक हुआ। यहाँ पर एक पॉइंट है कॉइल। कॉइल को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, हमने पढ़ा था हमारे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एम्पेयर इस्लाम में भी हमने यूज किया था। स्ट्रेन जब स्ट्रेट हो, उसमें स्ट्रेट वायर में हमने कहा जो फील्ड है वो सर्कल्स बनाता है, सर्कुलर पाथ में फील्ड होता है। फिर हमने ये कहा कि इसी स्ट्रेट वायर को, कि अगर हम स्ट्रेट वायर को किसी भी इंसुलेटेड चीज जैसे कि वुड है, कोई और शीट ऑफ पेपर है, जिस पे हम यही तार यू वाइंड कर ले, वाइंड मीन्स इस पे यू लपेट ले, तो क्या होगा? जब हमने उसको इस तरह लपेटा था किसी भी इंसुलेटेड चीज पर, इस चीज को हमने नाम दिया था सोलेनाइड। ये सोलेनाइड था। इसी सोलेनाइड से अब आगे आती है बात कॉइल। इसको भी हम कॉइल कह सकते हैं, इसको भी हम कॉइल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि वो क्या हो? रेक्टेंगुलर कॉइल हो। वो रेक्टेंगुलर हो मीन्स उसका शेप रेक्टेंगुलर हो, कि एक तो आपके पास स्ट्रेट वायर है, फिर आपने इसको किसी के ऊपर वाइंड किया है तो ये सोलेनाइड बना। फिर उसी वायर को आपने किस तरह बनाया है? उसको आपने यू रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया है। उस वायर को आपने यू रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया है, उसी चीज को हम कहते हैं कॉइल। और अगर शेप रेक्टेंगुलर है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास दो फील्ड होते हैं, दो मैग्नेट्स होते हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, जिसको हम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल कहते हैं। हमारा मकसद क्या है कि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखने से कि यहाँ पर फील्ड बनता है। फील्ड किस तरह बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी कि ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यहाँ से फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, हमने बना लिया है बी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इस फील्ड में हमने रखा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल के चूंकि 4 एजेस है तो इनको हमने नाम दिया है ए बी सी डी। दूसरी बात, जो बी से सी है ये हमारे पास इसकी लेंथ है, तो हमने उसको शो किया है एल से। ये हमारे पास उसकी विड्थ है, उसको हमने शो किया है एक्स से। जैसे ही इस कॉइल को हम इस फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है कि इस पे एक खास फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स फील करेगा, फोर्स की वजह से ये टर्न लेगा।
ये यू पड़ा है, जैसे फील्ड में इसको रखेंगे तो उस पर जो फोर्स फील होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस वजह से ये कॉइल यू टर्न करेगा। टर्न कैसे करेगा? मींस रोटेट करेगा। रोटेट मींस किस तरह? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम इसको पुट कर मालूम कर सकते हैं, जो हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उस वजह से जब ये ऑफ रोटेशन लेगा तो इसकी डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड होगी, फिर जब ये ऑफ रोटेशन होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, तो ये यू रोटेट हो जाएगा। ऑफ रोटेशन पे ये इस पे एक फोर्स लगेगा, फिर ऑफ रोटेशन पे इस पे मजीद फोर्स लगेगा, तो ये टर्न लेगा। टर्न या टॉर्क हमेशा हम कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर कॉइल पे ही टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क पैदा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चार साइड्स को हमने ये कहा कि फोर्स किस पॉइंट पे, किस साइड पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, जिस वजह से ये रोटेट होगा। यहाँ पर हमने चेक करना है, ये हम करते आ रहे हैं कि जब भी कोई एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर होता है वहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर भी आपने उसी तरह समझना है कि जिस पॉइंट पे ये कॉइल पैरेलल होगा, फील्ड की तरफ होगा, फील्ड ये है, इसको हमने इसी पैरेलल रखा है। जब दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल मींस एंगल 0 डिग्री, और जब इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स इस पे कौन सा अप्लाई होता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास है IL क्रॉस B, के लेंथ और फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फोर्स के बारे में हमने इसको प्रूव कर लिया है कि ये कहाँ से आया है। मकसद यहाँ पर बताने का ये है कि जब हम क्रॉस ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है ILB साइन थीटा। अगर डायरेक्शन की हम जिक्र करते हैं तो हम लिखते हैं n यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स डायरेक्शन। थीटा मीन्स 0। अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल है, जिस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मीन्स जिस टाइम रेक्टेंगुलर कॉइल यू पैरेलल हो फील्ड के, तो उस टाइम एंगल 0 होता है, तो हमारे पास कोई भी फोर्स 0 हो गया, मीन्स कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स कब एक्सपीरियंस होता है, जब एरिया परपेंडिकुलर होता है। इसको अगर इन केस ऑफ एरिया हम देख ले, पैरेलल में ये इसने हमने 0 दिया, अब इसको हम यू परपेंडिकुलर, जब ये टर्न करता है टॉर्क पैदा हो जाता है फोर्स की वजह से। जैसे ही टॉर्क पैदा होगा मींस ये पैरेलल जब होगा तो तब फोर्स फील नहीं होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम फोर्स इस पे फील होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर है, ये फील्ड लाइंस है और ये इसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। मींस ये किस कौन सा एंगल है? ये 90 एंगल है। तो अगर इस थीटा की जगह हम 90 पुट करते हैं, 90 एंगल, तो यही फोर्स हमारे पास हो जाएगा ILB साइन 90। साइन 90 हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू ILB। मीन्स मैक्सिमम फोर्स कब एग्जर्ट होगा? जब वो परपेंडिकुलर हो, जब वो 90 डिग्री पे हो। फोर्स कब 0 होगा? जब वो पैरेलल हो या जब वो 0 डिग्री पे हो, तब फोर्स नहीं होगा। तो इसको देखकर यहाँ पर ये जो पॉइंट है F4 F2, ये बेसिकली इस फील्ड के पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है मींस फोर्स 0। इसका ये मतलब है कि जो साइड AB है हमारे पास, जो साइड CD है हमारे पास, साइड मींस AB मींस फोर्स F2, CD मींस फोर्स F4। ये वो पॉइंट्स है
जिस पॉइंट पे ये कॉइल पर पैरेलल होता है, जब ये पैरेलल होगा तो फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगा। इन पॉइंट्स पे फोर्स फील नहीं होता। तो ये कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर होता है, तब हम देखते हैं कि फोर्स इसमें कब होगा। अब फर्स्ट 90 मीन्स ये हमारे पास क्या है कि जो लेंथ है और फील्ड है वो हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। एक तो ये रीजन है, हम पढ़ चुके हैं, तब भी वो आपको 90 एंगल देगा। दूसरा पॉइंट, फील्ड ये जा रहा है, एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। जब एरिया परपेंडिकुलर होगा मींस 90 एंगल पे होगा, तो हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा ILB। तो यहाँ पर जो कौन से साइड्स है, ABCD तो हमारे पास नहीं है, वो ज़ीरो के इक्वल है। कौन से साइड बच गए? BC एंड DA। BC मीन्स साइड फोर्स F3, DA मीन्स फोर्स FA। ये वो फोर्सेस है जिस टाइम फोर्स मैक्सिमम होता है ILB, 90 एंगल पे ये मैक्सिमम फोर्स होगा। ये हम ऑलरेडी ऊपर भी कर चुके हैं। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जब भी इस फील्ड में फोर्स फील होगा, इसके ये जो साइड्स हैं ये होते हैं पैरेलल। जिस टाइम ये पैरेलल होंगे मींस उस टाइम ये फील्ड के यू पैरेलल जब होंगे, आप उसको यू समझ ले, ये फील्ड यू जा रहा है, कॉइल भी यू है, तो ये पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फील्ड यू जा रहा है, लेंथ ये हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ नहीं है, तो इसमें कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट या कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं बन रहा, ये पैरेलल है। जब पैरेलल होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स आपके पास फोर्स 0 होगा। यही कॉइल जब टर्न लेगा, जब इसमें टॉर्क पैदा होता है, तो जब ये रोटेट करेगा, अब इसने थोड़ी रोटेशन की तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। फील्ड के परपेंडिकुलर होना, फील्ड के परपेंडिकुलर होना मींस एंगल 90 डिग्री। या फिर इस तरह आप देख ले, ये फील्ड जा रहा है और ये इसका लेंथ है, और हमने ये भी कहा कि फील्ड और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से भी हम एंगल 90 ले रहे हैं। तो इस पॉइंट में जो आपके पास 3 और 1 है, यहाँ पर 3 और 1, यहाँ पर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलता है ILB। मजीद आते हैं इसमें कि हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज हो रही है, डॉट एंड क्रॉस। डॉट और क्रॉस का ये मतलब है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो एक पॉइंट पे ये इनटू द पेज होगा, एक पॉइंट पे ये आउट ऑफ द पेज होगा। वो रेक्टेंगुलर कॉइल जब रोटेट करेगा तो एक पॉइंट पे जब ये रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे ये आउट ऑफ द पेज होगा, एक पॉइंट पे ये इनटू द पेज होगा। जिस टाइम ये इनटू द पेज हो तब हम क्रॉस लिखते हैं, जिस टाइम ये आउट ऑफ द पेज हो, अब ये पॉइंट आउट है तो उस पॉइंट पे हम डॉट लेते हैं। दूसरी पॉइंट, जब ये कॉइल टर्न लेगा, जब इसमें टॉर्क पैदा होगा, तो टॉर्क कैसे पैदा होगा? टॉर्क इन द फॉर्म ऑफ कपल पैदा होता है। यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कपल होगा। कपल का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास दो टॉर्क्स होंगे। जब दो टॉर्क्स होते हैं उसको हम कहते हैं कपल। स्टीयरिंग है, हम उसको जो रोटेट कर रहे हैं, तो एक टॉर्क यहाँ पर पैदा हो रहा है, एक टॉर्क यहाँ पर, तो ये कपल है। लॉक है, हम उसको खोल रहे हैं, तो एक टॉर्क यहाँ पर पैदा होगा, एक टॉर्क यहाँ पर पैदा होगा, दो टॉर्क मीन्स ये कपल है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अगर कोई भी एक सीसा हो, सीसा में एक बंदा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है,
तो जब एक बंदा ज़्यादा जोर लगाएगा तो वो नीचे की तरफ टर्न मतलब रोटेट करेगा वो शीशा, यहाँ पर जो बंदा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो दो टॉर्क पैदा हो रहे हैं, दो टॉर्क मीन्स कपल। तो यहाँ पर मकसद बताने का ये है कि जब ये रोटेट करेगा तो एक पॉइंट पे ये F1 पे ये क्या होगा, यू आउट ऑफ द पेज जब रोटेट करेगा ये एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा आउट ऑफ द पेज। दूसरा पॉइंट F3 जो है आपके पास है F3 पे ये यू इनटू द पेज होता है, इनटू इनकी तरफ होता है, इनटू मीन्स उस पॉइंट पे ये क्रॉस लेगा। तो एक जब ये रोटेट करेगा एक फोर्स बाहर की तरफ होता है, जब ये रोटेट करता है एक फोर्स अंदर की तरफ होता है। तो जब दो फोर्स होंगे, एक फोर्स ये यू रोटेट करेगा, इसको हम एक मिड पॉइंट से आप इसको यहाँ पर मीन्स एक नॉर्मल से आप इसको कर ले कि एक नॉर्मल या मिड पॉइंट है उसके क्रॉस ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो ये आउट ऑफ मीन्स बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, मीन्स दो रोटेशन हो रहे हैं। एक रोटेशन इस साइड की तरफ बाहर की तरफ जो डॉट है, एक रोटेशन इस साइड की तरफ अंदर की तरफ जो क्रॉस है। तो दो टॉर्क पैदा हो रहे हैं। जब भी दो टॉर्क होते हैं उसको हम कहते हैं कपल। तो अगर हम टॉर्क मालूम करना चाहे यहाँ पर टोटल टॉर्क हमारे पास क्या होगा, टोटल टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टोटल टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट टॉर्क हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क हमारे पास है FL और FR। F मीन्स फोर्स, L और R मीन्स हमारे पास होता है मोमेंट आर्म। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स जिस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे लग रहा है, मोमेंट आर्म द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट की वजह से वो रोटेट कर रहा है। फर्ज करें कि एक पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से ये रोटेट कर रहा है, उस जहाँ पर आप फोर्स लगाते हो और जिस पॉइंट की वजह से वो रोटेट कर रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस जो हो रही है, उससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपके पास एक इसकी एक्सिस है, सेंटर पॉइंट जिससे ये रोटेट हो रहा है, तो ये इसका कंप्लीट एक्स है। यहाँ पर ये इसका कंप्लीट एक्स है। यहाँ इसको मैंने यहाँ पर दूसरे डायग्राम से ड्रॉ किया है। अगर ये कंप्लीट एक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर फोर्स किस तरह लगेगा, इस पॉइंट की वजह से, सेंटर पॉइंट की वजह से ये रोटेट कर रहा है। फोर्स या तो यहाँ पर लग रहा है या फिर यहाँ पर लग रहा है। अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो हम कहते हैं कि दो टॉर्क्स है हमारे पास। बताने का मकसद ये है कि अगर टॉर्क 1 हो हमारे पास तो वो भी होगा F, यहाँ पर होगा मोमेंट आर्म, प्लस टॉर्क 2 का भी होगा F, साथ में होगा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास एक कंप्लीट एक्स है, इस पॉइंट पे ये रोटेट, जिस पॉइंट पे ये रोटेशन ले रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस इस सेंटर पॉइंट की वजह से होता है। तो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो ये पॉइंट हो, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। फोर्स जहां पर लगता है, जिस पॉइंट पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर अगर ये कंप्लीट एक्स है तो इस हाफ को हम फिर क्या कहेंगे, x को अगर हम दो हिस्सों में करेंगे तो ये भी होगा x/2 और ये भी हमारे पास होगा x/2। यहाँ से लेकर ये पार्ट भी होगा हमारे पास x/2। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म हमारे पास क्या है, x/2।
x/2 हमारे पास क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। फोर्सेस यहाँ पर क्या होंगे, फोर्सेस को ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं बाय नेम कि एक फोर्स हमारे पास है F1, एक फोर्स है हमारे पास F3। मजीद इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम, 2 यहाँ पे एलसीएम है, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास F1x प्लस F3x। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर F और F का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। F एंड F का मतलब है हमारे पास ILB। F मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, ILB है, तो F की जगह हम ILB पुट करते हैं। ये है आपके पास ILB x प्लस F की जगह ILB। क्यों ILB, क्योंकि F1 F3 दोनों पे ILB मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, तो ILB x डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, एक जैसे है, जब दोनों ऐड होंगे तो 2ILB x डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, 2 and 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, IL। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ILB x। ये है हमारे पास यहाँ पर टोटल टॉर्क ILB x। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो के पास देखो ये L है लेंथ, X विड्थ है, हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है, लेंथ और विड्थ जो है वो एरिया के बराबर होता है। या फिर हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि अगर ये जब यहाँ पर ये रोटेशन करने वाला था, अब एक किसी खास एंगल से थोड़ा रोटेट हो गया है, इसको मैंने नीचे ड्रा किया है, तो जब ये थोड़ा रोटेट हो जाता है तो ये किसी खास एरिया पर किसी खास एंगल के साथ रोटेट करता है। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें लेंथ और विड्थ मींस लेंथ विड्थ की जगह हम एरिया पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा L और x की जगह A और B एज इट इज। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी टोटल टॉर्क है हमारे पास। या फिर लास्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये टॉर्क फॉर नंबर ऑफ टर्न्स हम लिखे कि इन केस ऑफ हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का ये मतलब है इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो हमने वाइंडिंग की है, जो तार लपेटा है, अगर ये एक तार ना हो, 10 वायर हो, 20 कंडक्टर हो, 50 कंडक्टर हो, मींस नंबर ऑफ टर्न्स मींस इसकी तादाद ज्यादा हो, तो उस केस में इसी टॉर्क को हम लिखते हैं IAB, साथ में सिर्फ n यूज करते हैं। ये है हमारे पास टोटल टॉर्क। तो ये था हमारे पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद देखते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर हमारे पास एक तो ये है कि ये सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस मींस कि इससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसके ये है कि ये डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट को। अगर कोई भी सर्किट है तो क्या उसमें करंट जा रहा है या नहीं, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है नीडल से, तो ये मालूम करता है करंट को डिटेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये करंट को मेजर भी करता है। कौन से करंट को? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जब भी हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करता है। ये भी गैल्वानोमीटर का काम है। लेकिन मसला ये है कि जब हम ये कहते हैं कि अगर इसी गैल्वानोमीटर को हम यूज़ करना चाहें तो अगर बहुत ही कम करंट क्यों ना हो, मींस अगर हमारे पास इन मिली एम्पेयर
कोई भी मिली एम्पेयर्स में हो, मींस बहुत ही स्मॉल करंट हो, उसके लिए भी इसका गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करता है पॉइंटर से, फॉर अ वेरी स्मॉल करंट भी इसका बहुत ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। मींस फॉर अ वेरी मिली एम्पेयर्स करंट ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है, इवन फॉर अ स्मॉल एंड मिली एम्पेयर्स माइक्रो एम्पेयर्स करंट। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा काम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा सर्किट होता है जिसमें ऑलरेडी करंट ज़्यादा जा रहा है, तो अगर करंट स्मॉल ना हो, ऑलरेडी मैक्सिमम करंट लार्ज करंट जा रहा हो, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें नहीं मिलता, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता, एग्जैक्ट करंट हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर लार्ज करंट हो तो वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, मींस वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो करेक्ट मेजरमेंट भी हमारे पास नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को फिर कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में। क्या में क्या मिले, एम मीटर, एम निकला है एम्प से, एम्प मीन्स एम्पेयर, मीटर मीन्स मेजर करना, मालूम करना, मीन्स एम्पेयर मेजर करना, एम्पेयर मीन्स करंट मालूम करना। इसी गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं, इससे हम वो एक और चीज फाइंड करते हैं, वो डिवाइस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीन्स वोल्टेज से निकला है, मीटर मीन्स मेजर करना, मीन्स वोल्टेज को मेजर करना, ये वोल्ट मीटर है। तो इस गैल्वेनोमीटर से हम ये डिवाइसेस भी बनाते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम था उस वजह से हम ये मीटर्स बनाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर बेसिकली है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसकी वर्किंग कैसी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम देखते हैं कि इसमें ये एक हमारे पास एक यू शेप का परमानेंट मैग्नेट होता है, यू शेप का मैग्नेट होता है। मैग्नेट हमें पता है कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है हमारे पास। इस मैग्नेट के दरमियान हमारे पास ये आपको आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल समझ लें। रेक्टेंगुलर कॉइल जब रोटेट करता है, उस रोटेशन से इसमें जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, उस रोटेशन से उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम एक एम यूज करते हैं, एम मीन्स मिरर यूज करते हैं। तो जब एक मिरर के सामने एक लाइट रखेंगे, तो जब ये वैल्यूज बताएगा, जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, तो जब ये टॉर्क इसमें पैदा होगा, जो टॉर्क पैदा होता है, या पर चूंकि वो पॉइंटर भी डिफ्लेक्शन करता है, या विद मिरर, विद हेल्प ऑफ मिरर, एक लाइट मिरर पे फोकस हो, तो उस मिरर से भी जब वो रोटेट करेगा, उस मिरर से भी हम मालूम कर सकते हैं वैल्यू को, करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास सिंपल एक मेथड तो ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी एक फील्ड हम बना के दे, इसको ए बी सी डी नाम दे सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जब रोटेट करता है कॉइल, जब टॉर्क पैदा होता है, उसी टॉर्क को हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको टॉ डी से हम लिखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा पॉइंट, इसी चीज को हम यहाँ पर इस फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मींस मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट, इसी चीज को या इसको हम इस फॉर्म में जब लिखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कोर होता है जिसको हम कहते हैं आयरन कोर, आयरन का बना होता है। यहाँ पर हमारे पास एक होता है स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग भी कहते हैं और इसको सॉफ्ट आयरन स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये एरो आपको पास शो कर रहा है, ये हमारे पास पॉइंटर है जो डिफ्लेक्शन करता है, इस स्प्रिंग के जरिए डिफ्लेक्ट करता है। इस तरह भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें देखना है तो ये मिरर के साथ
ये एक क्या है, कंडक्टर को आप सस्पेंड कर रहे हो, एक पॉइंट x है, एक y है, इसको आप यूज सस्पेंड कर लो। इस तरह भी हम इसको गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में था। वर्किंग ये है कि जब इसमें ये कॉइल रोटेट करता है, टर्न लेता है, तो हमें पता है कि टॉर्क पैदा होता है जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। अब जब ये टॉर्क मींस ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर पीछे एक चीज है जो कॉइल रोटेट कर रहा है, उस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करता है। पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करता है, आगे पीछे जाता है, जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क यहाँ पर क्या होगा वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में। टॉर्क यहाँ पर हमारे पास होता है IABN, मीन्स करंट, एरिया, फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, ये हम टॉर्क था हमारे पास। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं कि टॉर्क इस तरह के रेक्टेंगुलर कॉइल में हमारे पास ये होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है, इस कॉइल के रोटेशन से एक तो यह है कि डिफ्लेक्शन होता है, मींस जिस वजह से रोटेट करता है टॉर्क पैदा होता है, वो हमारे पास होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब टॉर्क पैदा होगा तो इसमें कुछ टॉर्क जो है रिस्टोर हो जाता है, मींस जमा हो जाता है। वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क किस चीज पे डिपेंड करता है? ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये हमारे पास थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना कम होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही कम होगा। मींस ये एंगल पे, थीटा पे डिपेंड करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम जब भी ख़त्म करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक इक्वल और एक कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है C, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं टॉर्शन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है C को, टॉर्शन कांस्टेंट, ये यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये जो है थीटा पर, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे ये डिपेंड करता है। इस पॉइंट को हम देखते हैं एक केस पर कि अगर हमारे पास, अगर हम केस देखें कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, कि अगर यहाँ के पर हमारे पास एक टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क, कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क ये इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम मींस या तो फिर ये रेस्ट में हो या फिर ये किसी खास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस आसान अल्फाज में कि ये दोनों इक्वल हो। तब क्या होगा? अब रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास है IABN इज इक्वल टू TR, मीन्स आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क C थीटा के इक्वल है। यहाँ पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर इस काम कर रहे हैं करंट के लिए। तो अगर हमें यहाँ पर करंट देखना हो तो C थीटा डिवाइडेड बाई IBN यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि अगर C अपॉन IBN हमारे पास कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो इसी तरह अगर कांस्टेंट और इक्वल को हम ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड थीटा एज इट इज़। यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा,
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब इसका मकसद क्या है, मींस डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट होगा, मींस उतना ही ये करंट जो डिटेक्ट करता है उतना ही करंट इसमें होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना कम होगा मींस करंट भी इसमें कम होगा। तो ये था हमारे पास गैल्वानोमीटर के बारे में। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि गैल्वानोमीटर में कि जब अगर ये मेजर करता है स्मॉल करंट मिली एम्पेयर्स में हो, माइक्रो एम्पेयर्स में हो, बहुत कम करंट हो, तो उसके लिए भी इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर करंट ऑलरेडी ज़्यादा जा रहा हो तो तब इसको हम एग्जैक्ट करंट मालूम नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये गैल्वानोमीटर उस लार्ज करंट के लिए यूज़ ही नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इस गैल्वानोमीटर को चेंज करते हैं एम मीटर में। एम मीन्स एम्पेयर, मीटर मीन्स मेजर करना, मीन्स करंट को मेजर करना। अब इसको एम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसी गैल्वानोमीटर को, इस गैल्वानोमीटर को हम क्या लगाते हैं, इन पैरेलल, इसके साथ पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एल, मीन्स हमारे पास लो रेजिस्टेंस है, इसको हम पैरेलल में लगाते हैं, इसलिए इसको शंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। शंट मीन्स पैरेलल कनेक्शन को भी हम शंट कहते हैं। तो जब इस गैल्वानोमीटर के साथ हम पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं तब ये गैल्वानोमीटर नहीं रहा, तब ये बन जाता है हमारे पास एम मीटर। और जब आपने किसी सर्किट में एम मीटर यूज करना है, मींस एम मीटर मींस करंट मालूम करना है, करंट मेजर करना है किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, किसी भी सर्किट में। चूंकि हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है, इसलिए एम मीटर को किसी भी सर्किट में अगर हम यूज करना चाहे तो ये हमेशा कौन सी कनेक्शन होगी, इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। ये कोई भी लोड रेजिस्टर या कोई भी बल्ब हो, इसके अक्रॉस आप करंट मालूम करना चाह रहे हो तो मीटर को, एम मीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था हमारे पास सर्किट के हवाले से। दूसरा पॉइंट एम मीटर के हवाले से ये है कि चूंकि ये यूज होता है करंट को, एम्पेयर को मेजर करने के लिए, तो एक पॉइंट इसमें जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। किस तरह? मैंने कहा कि लो रेजिस्टेंस को, शंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने का मकसद ये है कि जब लो रेजिस्टेंस हो तो लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होगा। जब करंट कम हो, रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस हमने कहा जितना कम होता है करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको हमने एम मीटर बनाया है, हमें चाहिए करंट, तो लाजिम बात है रेजिस्टेंस को कम रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये पॉइंट, एक अगर इधर हम देख ले कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, या मीन्स वो रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर का करंट को रेजिस्ट कर रहा हो, इस केस में भी हम इसको देख सकते हैं कि जो बहुत ही फ्रैक्शन में, इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ करंट मीन्स कम करंट जो फ्रैक्शन में हो वो पास होगा गैल्वानोमीटर से, बाकी जो लार्ज करंट होगा वो पास होगा हमारे पास इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ये लार्ज करंट, लो रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज करंट पास होगा। इस पॉइंट का मकसद ये इक्वेशन बताना है कि लार्ज करंट पास होगा इस लो रेजिस्टेंस की वजह से, और बहुत ही इन फ्रैक्शन कम करंट पास होगा गैल्वानोमीटर की वजह से, थ्रू गैल्वानोमीटर।
अब इस काम को हम जब भी करते हैं तो हम इसको पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वोल्टेज, और इस सर्किट में ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है कि वोल्टेज सेम होगा, मींस जो वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस होगा वही वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर होगा, मींस ये दोनों इक्वल होंगे, पैरेलल कनेक्शन है। अब V हमें पता है I R के इक्वल है, तो R तो हमने लिख लिया है कि ये RS है आपके पास। I मींस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को हमने किस लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए इस्तेमाल किया है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट यहाँ से पास होगा, लार्ज करंट इससे पास होगा, तो यहाँ पर जो I होगा वो ये आपके पास क्या है, ये I है। जो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर होगा वो सिंपल हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, IGR, मींस ओम्स ला यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर इस पॉइंट तक अगर आपको समझ आ गया है, इसके बाद सिर्फ हमने चेंज करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। अब I माइनस IG मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हम शंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का मालूम कर सकते हैं अगर वैल्यूज गिवन हो। दूसरा पॉइंट है, अगर यहाँ से हम करंट मालूम करना चाहे, करंट मींस IG नहीं, IG तो सिर्फ हमारे पास अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इस सर्किट का काम है एमीटर बनाना, तो मींस कोई भी करंट, कोई भी लार्ज सर्किट हो, ज़्यादा करंट हो, कम करंट हो, मींस I को मालूम करने के लिए अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, RS यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो RG और RS को हमने लिख लिया है, ये IG एज इट इज, ये माइनस IG जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस IG हो जाएगा, मींस जब ये मैं एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ एक स्टेप और, कि माइनस जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए होगा कि IG और IG में से हम IG को कॉमन लेंगे, RG अपॉन RS एज इट इज़, ये IG जो हमने ऑलरेडी दोनों को कॉमन लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ये है हमारे पास करंट मालूम करने के लिए इक्वेशन। अब बात करते हैं कि इसी गैल्वानोमीटर में हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। इसको वोल्ट मीटर में किस तरह चेंज करेंगे कि एक तो ये है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन करता है स्मॉल करंट के लिए, तो वही डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम करता है स्मॉल वोल्टेजेस के लिए भी, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा हो, लार्ज वोल्टेज हमें मालूम करना है, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर मीटर, प्रॉपर डिवाइस यूज़ करना